हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इससे पहले हमने कुछ रेडियो एक्टिव डिकेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला डीके हमने पढ़ा था बीटा डीके, सेकंड हमने पढ़ा था गामा डीके, फिर इन दोनों के हमने सिलेक्शन रूल्स देखे थे। तो आज जो हमारा लास्ट डीके है वो हम पढ़ रहे हैं अल्फा डीके। और ये जो टॉपिक्स जो हम हैं इनकी थ्योरी पे कम फोकस करके हम इनको नेट या फिर गेट और जेस्ट प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हम इसके कुछ PYQs कर रहे हैं जो किसी भी एग्जाम में इनसे रिलेटेड असाइनमेंट्स की प्रॉब्लम है या फिर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, हम उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि थ्योरी इतना ज़्यादा मेन नहीं है, थ्योरी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट में कैसे होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो क्वेश्चंस पे रहेगा। ये जो डीकेज खत्म होने के बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ क्लासेस और बाकी हैं, जैसे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिविटी और एक दो क्लासेस और हैं इसकी। उसके बाद हम इसकी गेट की जो PYQ लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे, यानी गेट 2000 से लेके गेट 2024 तक के हम न्यूक्लियर फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं गेट में वो हम देखेंगे 1 बाय 1 इसी क्लासेस में। तो आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप इस मेरी लेक्चर सीरीज से देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस खत्म होने के बाद हम नेट के स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे करके हम 1 बाय 1 जितने भी जो असाइनमेंट्स प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप कवर कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स हमें देखने के बाद सारे क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी एक फ्रेश बुक स्टार्ट करेंगे। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे कौन सी बुक स्टार्ट करनी चाहिए। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करूँ उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद। तो फिर देखते हैं, कमेंट करके बताइए आपको कौन सा पढ़ना है। हम जो मेनली है इन क्लासेस में थ्योरी पे फोकस ना करके हम ज़्यादातर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ओवरऑल हमें करना तो एग्जाम में क्वेश्चंस ही हैं। तो थ्योरी के लिए तो आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी मतलब वीडियोस में आपको ये PYQ क्लासेस नहीं मिलेंगी। तो मेरा मेन फोकस है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको PYQs प्रोवाइड करवाना। तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कि हम आगे का क्या प्लान लेके चल रहे हैं। यानी आगे हम जितने भी अब करेंगे क्लासेस वो सारी PYQs क्लासेस होंगी न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म होने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्फा डीके। तो अल्फा डीके देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो रेडियो एक्टिव डीकेज हैं वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीकेज क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव डीकेज। थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं। शुरुआत के 5-10 मिनट इसकी थ्योरी पे फोकस करते हैं, फिर हम देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट और फिर हम स्टार्ट करेंगे कि नेट में और गेट में किस टाइप के क्वेश्चंस अल्फा डीके से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रेडियो एक्टिव डीकेज होते हैं वो क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। रेडियो एक्टिव डीकेज क्या होते हैं कि जब भी कोई हैवियर न्यूक्लियाई जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हमने क्या देखा, इसको यहाँ से सीखते हैं। चलो, बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास के बीच में कर्व होता है, हमने देखा था। यहाँ पे 3 पीक्स मिलती है हमको, ये भी हमने इसे उससे याद किया था एक ट्रिक से, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे क्या है, ये ऑलमोस्ट यूरेनियम है, यानी यूरेनियम का मास कितना है 238। कर्व जो है वो पीक वैल्यूज पे क्या हो रहता है, मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो है वो इवन होते हैं। इवन होने के कारण ये क्या होते हैं, यहाँ पे मोस्ट स्टेबिलिटी को शो करता है। फिर ये इसकी सैचुरेशन प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे कि यानी ये जो कर्व है यहाँ आके सैचुरेट हो जाता है और इसकी मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी हम लोग को मिलती है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बाद में आते आते आपको पता है ये थोड़ा सा क्या करता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है वो जो कम होने लगती है और यहाँ पे आते आते ये क्या हो जाता है, कर्व वैनिश हो जाता है। तो जब हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व देखा था तो हमने बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, ठीक है। तो यहाँ से जो कर्व जब स्टार्ट होता है तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है, यानी इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, बढ़ती जाती है। यहाँ पे आके ये जो कर्व है ये सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट होने का मतलब है ये मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू शो करता है, जो कि कितनी होती है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे मास वैल्यूज बढ़ती है, यानी कि 180 और 200 या फिर इससे भी अबो जब जाता है तो ये जो है ये कर्व क्या करता है, स्लाइटली ये डिक्रीज होने लगता है और एक टाइम बाद यानी यूरेनियम 238 तक आते आते और इसके जो आइसोटोप्स है वहां तक आते आते ये कर्व जो है ये क्या करता है, वैनिश होने लग जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि जैसे जैसे बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर न्यूक्लियन की वैल्यू जो है बढ़ती जाती है, जैसे जैसे थोड़ा सा मास यहाँ से बढ़ता जाता है तो ये
बाइंडिंग एनर्जी क्या है इसकी बढ़ जाती है, और बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इसकी स्टेबिलिटी के। तो हम बोल सकते हैं कि इसके ये जो है यहाँ से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी को शो करता है, जो कि कौन सा है, Fe56। इस न्यूक्लियाई के लिए यहाँ पे क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। फिर बाद में मास नंबर बढ़ने के साथ साथ यानी हैवी न्यूक्लियाई जब आ जाते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होने लगती है। तो जो हैवी न्यूक्लियाई जो है उनकी जब स्टेबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी कम होने का मतलब है उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था ना पहले के क्लासेस में कि जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम होती है तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, कम हो जाती है। जब ये स्टेबिलिटी कम होती है, कोई भी न्यूक्लियाई है वो अपनी स्टेबल कंडीशन में रहना चाहेगा, तो स्टेबिलिटी कम होने का मतलब क्या है, जब वो न्यूक्लियाई हैवियर न्यूक्लियाई अनस्टेबल है तो वो क्या करेगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा, और वो स्टेबिलिटी कैसे करेगा, वो डिके हो जाएगा यानी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा ताकि वो स्टेबल हो सके। वो किसी अनदर न्यूक्लियाई में क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा ताकि वो स्टेबिलिटी को क्या कर सके, अचीव कर सके। कोई भी न्यूक्लियाई आपको समझना पड़ेगा, जैसे कुछ भी अनस्टेबल है इस यूनिवर्स में तो हर कोई क्या करेगा, स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो वैसे ही इसके अंदर है, जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हमने ये जो अल्फा रेडियो एक्टिव डिकेज है वो कहाँ से आते हैं, इस न्यूक्लियाई से, सॉरी इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कर्व से हम ये जो जितने भी रेडियो एक्टिव डिकेज हैं इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन भी इसी कर्व से क्या होता है, एक्सप्लेन होता है। तो एक तरीके से ये न्यूक्लियर फ्यूजन ही है, क्योंकि ये जो हैवियर न्यूक्लियाई है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है स्टेबल होने के लिए अपने लाइटर मास न्यूक्लियाइज में। तो जैसे ही ये डिसइंटीग्रेट होता है अपने लाइटर मास न्यूक्लियाई में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, वैसे ही इसके साथ साथ एक अल्टरनेट पार्टिकल भी क्या होता है, एमिट होता है। वो पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये जो एमिशन है ये किस किस का हो सकता है, यहाँ से पार्टिकल्स का भी एमिशन हो सकता है और फोटोन्स का भी एमिशन होता है, यानी गामा रेडिएशंस का भी एमिशन हो सकता है। ठीक है, तो इन रेडिएशंस के आधार पे ये जो साइड प्रोडक्ट से जो रिलीज कर रहा है, जब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब डिके होता है अनस्टेबिलिटी के कारण वो स्टेबल होने के लिए, तो वो क्या करता है, साथ साथ में साइड प्रोडक्ट्स जो है उसके वो रिलीज करता है। अब हमने बीटा डिके में देखा था कि जब कोई भी न्यूक्लियाई है तो वो क्या करता है, डीके होता है ना, तो उसका मास नंबर अनचेंज रहता है और वो उसके एक प्रोटॉन नंबर कम से या फिर एक प्रोटॉन नंबर ज्यादा में डीके हो जाता है, और साथ साथ में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स या फिर पॉजिट्रॉन्स का एमिशन करता है। ठीक है, ये हमने किसमें पढ़ा था, बीटा डीके में। तो ये क्या है, साइड प्रोडक्ट्स थे उस टाइम में, क्योंकि जो हैवी न्यूक्लियाई है वो डिसइंटीग्रेट होता है, कुछ ना कुछ तो वो रिलीज करता है ना पार्टिकल्स को साथ में। तो ये इसको हमने क्या बोला था, ये क्या है, बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, इस बीटा पार्टिकल्स का जो एमिशन होता है, इसलिए हमने इसको बीटा डिकेज बोला था कि न्यूक्लियस से जब इनका एमिशन होता है तो ये बीटा डिकेज है। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव डिकेज में हमारा ये तो पार्टिकल्स हो गए, अल्फा पार्टिकल्स का रिलीज, और साथ साथ में क्या करता है, ये जब डिके होता है तो गामा फोटोन्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है वो भी क्या है, रिलीज करता है, जो कि क्या होती है, गामा फोटोन्स की। तो उसको हमने क्या बोला था कि ये गामा डिके है। ठीक है, इस तरीके से हमने रेडियो एक्टिव डिकेज कितने टाइप से पढ़े थे, एक तो हमने पढ़ा है कितने टाइप के होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। ठीक है, दीज आर द रेडियो एक्टिव डिकेज। तो दो तो हमने पढ़ लिए दो तो हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, बीटा डीकेज एंड गामा डीकेज। इनके कुछ सिलेक्शन रूल्स भी हमने देख लिए कि न्यूक्लियस से इनका एमिशन कैसे होता है। ठीक है, ये हमने पहले की क्लासेस में पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इससे पहले वाली क्लासेस में मेरी प्लेलिस्ट में है वो न्यूक्लियर फिजिक्स की, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो आज जो हमारा जो लास्ट डिके है वो कौन सा है, अल्फा डिके। तो अल्फा डिके पढ़ लेते हैं, चलिए। तो ये यहां से हमने क्या बताया, B/A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, स्टेबिलिटी की। तब अल्फा डिके में क्या होता है, ये सेम वही डेफिनेशन रहेगी इसकी। डेफिनेशन से आपको सबको आता है क्योंकि आपने सबने एमएससी में और बीएससी में इसको पढ़ा है, 11th-12th में भी ये कहीं ना कहीं आता है। तो डेफिनेशन मुझे यहाँ लिखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम जो है ये अल्फा डिके वो नेट एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा डिके में क्या बोल रहे हैं कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो जब डिसइंटीग्रेट होता है ना, तो वो क्या करता है, एक अल्फा पार्टिकल डिके करता है, सॉरी अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन करता है। अल्फा पार्टिकल्स अगर आपसे पूछ ले तो क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस।
ये क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा। ये अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले, हम ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन भी हो सकता है। ये हम देखेंगे कि किसी किसी क्वेश्चंस में आपको पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड बताओ, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिशन बताओ। कि एक रिएक्शन दे दी हमको, उससे हमें पूछा है कि आप इसके अंदर ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का जो है एमिशन हो रहा है। तो रिएक्शन देख के हमें ये भी बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन भी हम एक देख लेंगे, ताकि आप जो फर्स्ट ग्रेड के जो क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर किसी भी सेट एग्जाम में आते हैं तो उससे हम वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि उसका एक फॉर्मूला है, आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। तो आप वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आप नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड आप उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, जो कि कितना होता है 2He4। 2 इसका जो क्या है एटॉमिक नंबर है और 4 जो है इसका मास नंबर है। ये क्या है अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि जो किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब डिके होगा या फिर कोई हैवियर न्यूक्लियाइड डिके होगा तो वो क्या करेगा, एक लाइटर मास पार्टिकल्स में डिके हो जाएगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, जिसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा होगी। किससे, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उसके एक्चुअल न्यूक्लियाई से। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, ये मान लो मेरे पास कोई भी न्यूक्लियाई है, इसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर इसका A है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मतलब हैवियर न्यूक्लियाई है, इसको मैंने क्या बोल दिया, हैवियर न्यूक्लियाई। अब हैवियर न्यूक्लियाई है तो ये क्या करेगा, अनस्टेबल है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है। यहाँ से हमने जब बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखा था तो उस टाइम में ये बात कही थी कि जैसे जैसे मास नंबर हमारा बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे ये मास नंबर बढ़ता है तो ये कर्व जो है अपनी बाइंडिंग एनर्जी को धीरे धीरे क्या करता है, कम करता है। और यूरेनियम 238 तक आते आते ये कर्व जो है वो अपनी और ये कर्व जो है वो क्या होता है, वैनिश होने लगता है। तो यहाँ पे हमने बोला कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है, एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या करता है, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम होने लग जाती है। तो इसका मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी इसकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, वो कम है। ठीक है, कम है इसलिए ये अनस्टेबल है। कम है इसलिए क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी स्टेबिलिटी के। तो जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये क्या है, अनस्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी भी कम है। जब न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है तो वो एक ऐसी टेंडेंसी रखता है, वो अपने उस न्यूक्लियाई में डीके होने की कोशिश करता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, तो ये एक ऐसे पार्टिकल्स में डीके होगा, यानी ये अपने आप को ऐसे डोटर न्यूक्लियाई में डीके करेगा जिसकी जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है वो इससे ज्यादा होगी, ताकि ये स्टेबिलिटी को गेन करे। ठीक है, तो ये यहां से मान लो ये हो गया। ठीक है, और साथ में क्या करेगा, ये अल्फा पार्टिकल्स यानी 2He4 का क्या करेगा, एमिशन करेगा। अब ये देखो अल्फा पार्टिकल मैंने क्या बताया, क्या होता है 2He4, यानी मास में से 4 अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन कब होगा, कि जब Z एटॉमिक नंबर में से 2 कम हो जाए और मास नंबर में से क्या हो जाए, 4 कम हो जाए, और अल्फा पार्टिकल्स का साथ में क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। ये जो है वो क्या है, इसकी मेन इक्वेशंस है अल्फा डीके को समझने के लिए। यानी कि एक हैवियर न्यूक्लियाई होगा, ये जो हैवियर न्यूक्लियाई है वो अपने आप को ऐसे न्यूक्लियाई में क्या करेगा, डीके करेगा या डिसइंटीग्रेट करेगा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी इस वाले से यानी पेरेंट वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी, और साथ में एक अल्फा पार्टिकल्स का क्या होगा, एमिशन होगा। ठीक है, तो वो अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4। तो यहाँ से मैं क्या देख सकती हूँ कि वो जो पार्टिकल जो अपने आप को डीके करेगा जिसकी जो स्टेबिलिटी है वो इससे ज्यादा होगी, यानी अपने आप को स्टेबल रखेगा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। तो ये Z जो है इसमें से 2 कम हो जाएगा और इसके मास नंबर में से क्या हो जाएगा, 4 की कमी आ जाएगी। यही इक्वेशन होती है अल्फा पार्टिकल अल्फा डीके की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल हमने लिया है रेडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर किसका कितना है, 88 है, और इसका मास नंबर कितना है, 226 है। तो ये डीके हो रहा है किसमें, रेनॉन में, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 86, और ये कितना है, मास नंबर 222, और साथ में अल्फा पार्टिकल का एमिशन। तो ये इस इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये आपको देख ली है अल्फा डीके की थ्योरी से कि यानी जो रेडियम है
वो उसमें से क्या हो जाएगा, जब ये डिके होगा तो अपने आप को स्टेबल न्यूक्लियाई में डिके करने की कोशिश करेगा, जिसका मास नंबर में एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी और मास नंबर में जिसके कितनी आएगी, 4 की कमी आएगी। तो यहाँ से देखो इसमें 2 की कमी करो, एटॉमिक नंबर में कितना है 86, और इसके मास में 4 की कमी करेंगे तो 222 आएगा, ठीक है। और साथ में अल्फा पार्टिकल्स का क्या होगा, एमिशन। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो जब भी आपको इस टाइप की मिले, अगर क्वेश्चन ऐसे मिले कि यहाँ पे अगर x होता है, जैसे ये रेडियम मैंने ये लिख दिया, तो आरपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ पे कोई x दे देगा अननोन पार्टिकल और बता देगा 2He4, यहाँ पे आपको पूछेगा क्या आएगा। तो आपको समझ जाना है कि 88 में से 2 की कमी करेंगे तो यहाँ पे 86, और इसमें से 4 की कमी करेंगे तो यहाँ से 22 आएगा। तो ये क्या है, अल्फा डीके की क्या है, ये मेन इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह आप ऑप्शंस में मिल जाएंगे आपको क्या आना चाहिए, तो x की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, रेनॉन आना चाहिए। अब हमने ये देख लिया कि ये कैसे होता है। अब चलो ये देख लो कि ये रेनॉन में ही क्यों हुआ डिसइंटीग्रेट, यानी अल्फा डीके होता क्यों है। तो अल्फा डीके होता क्यों है, इसको समझने के लिए हमने बाइंडिंग एनर्जी का कर्व देख लिया, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी के कर्व से हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज मार्क कर ली। ये क्या है, लास्ट हमारा यूरेनियम 238, तो इसका मास कितना है 238। यहाँ पे कुछ क्या है हमारा 226 है, ठीक है। ये जो इक्वेशन दे रखी रेडियम जो है इसका जो मास नंबर है यहाँ पे 226 ले लिया, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे ये जब डीके होता है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ले ली 222, ठीक है। अब मैंने इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मैक्सिमम तो 8.7 रहती है, यहाँ पे इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, कम होती जा रही है। ये जो पॉइंट है वो ये शो कर रहा है ना कम को, ठीक है। और फिर सबसे ज्यादा किसकी है बाइंडिंग एनर्जी, इस 22 वाले की है, यानी 222 की बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा है किससे, 226 वाले से, ठीक है। तो ये मतलब ये 226 वाला स्टेबल है, ऐसा बोल सकते हैं ना कि 226 वाला क्या है, इसके अपने 226 वाले से इसके पास वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, 226 वाला अपने आप को ऐसे न्यूक्लियाई में डिके करने की कोशिश करेगा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी इससे क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये इसकी टेंडेंसी होगी कि अपने आप को ऐसे न्यूक्लियाइज में क्या कर लेगा, डिके कर लेगा। तो ये किस में डिके होगा, ये रेनॉन में डिके होगा, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी, इस वाले की बाइंडिंग एनर्जी कम है और इस वाले की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। तो ये अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करेगा, ताकि ये एक स्टेबिलिटी को अचीव कर ले और साथ में अल्फा पार्टिकल्स का क्या करेगा, एमिशन करेगा। ये जो है वो थ्योरी है किसकी, अल्फा डीके की, ठीक है। आपको पता चल गया कि अल्फा डीके का एमिशन क्यों होता है और ये अपने आप को स्टेबल कैसे रखता है, ठीक है। और इसमें से मास नंबर, अल्फा डीके में क्या पढ़ा है हमने, मास नंबर में 4 की कमी आती है और इसके एटॉमिक नंबर में कितनी आती है, 2 की कमी आती है। तो आपको जो मेन इक्वेशन है अल्फा डीके की वो ध्यान में रखना है थोड़ा सा कि अल्फा डीके में क्या होता है। तो आप चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसकी क्यू वैल्यूज के बारे में, कि साथ साथ में जो एनर्जी है वो कैसे रिलीज होती है। तो जब एक्सपेरिमेंटली हमने इस रिएक्शन को देखा कि जब एक हैवी न्यूक्लियाई कैसे अपने से स्टेबल न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट करता है और साथ साथ में अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन करता है, तो उसके साथ में हमें एक एनर्जी भी देखने को मिलती है। ये एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और हमें आगे से देनी भी पड़ सकती है, ठीक है। तो साथ साथ में इसकी क्या होती है, एनर्जी भी देखने को मिलती है एक्सपेरिमेंटली, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू। ये क्या होती है, एनर्जी होती है, इसको क्यू वैल्यू बोलते हैं, आप सबको पता है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा कि जो मास है पेरेंट का, ये क्या है पेरेंट, ठीक है, Z और A, इसका जो मास है पेरेंट का वो क्या होता है, इसके डॉटर, यानी ये इसका डॉटर है Z-2 एंड A-4 प्लस मास ऑफ 2He4, इससे क्या होता है, ज्यादा होता है। एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता चला कि ये जो मास है पेरेंट का, इसको पेरेंट बोलते हैं, इसको डॉटर बोलते हैं, और ये क्या है, साइड प्रोडक्ट जो एमिट होता है, ठीक है। और साथ साथ में इसकी जो एनर्जी भी हमें देखने को मिली। तो एक्सपेरिमेंटली क्या हो गया कि जो इसका जो मास है पेरेंट का वो क्या होता है, ज्यादा होता है इसके डॉटर न्यूक्लियाई से और इसके अल्फा पार्टिकल के मास के सम से, यानी इन दोनों के मासेस से, इन दोनों के सम से क्या होता है, ये पेरेंट का मास जो है वो ज्यादा होता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो मास है वो डिसअपियर हो रहा है, कहीं ना कहीं जो मास है वो गायब हो रहा है, क्योंकि मास तो इक्वल आना चाहिए ना, क्योंकि इसका मास इन दोनों के मासेस से इक्वल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि जो मास है वो कहीं ना कहीं गायब हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो वो जो डिसअपियर्ड मास है उसको हमने क्या बोला है, डेल्टा एम, ठीक है।
ये आपने देखा हो, हमने बाइंडिंग एनर्जी में भी इसको बोला था, जिसको डिफेक्टिव मास बोला था। फिर इसको हमने बाइंडिंग एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया था, आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन से। फिर हमने बोला था कि ये जो डिसअपियर्ड मास है वो ही इसकी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, यानी ये जो मास है ये एनर्जी में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, और ये कैसे होता है, आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से। ठीक है, तो सेम वैसी ही चीज इसके अंदर बोलेंगे हम कि ये जो मास है वो डिफेक्टिव मास बोल लो या फिर इसको डिसअपियर्ड मास बोल लो, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एम। ये डेल्टा एम है वो इसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से। तो यहाँ से जो क्यू वैल्यू है, या फिर आप इसको एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, तो ठीक है, तो क्यू वैल्यू जो है वो यहाँ से क्या आ जाएगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये डेल्टा एम क्या है, डिसअपियर्ड मास है। डिसअपियर्ड क्यों है, क्योंकि जैसे ही रेडियो एक्टिव डीके होता है तो हमने देखते हैं कि जो इस पेरेंट का जो मास है वो इसके डॉटर के मास से और जो रिलीज्ड अल्फा पार्टिकल के दोनों के सम से क्या आता है, ज्यादा आता है। तो यहाँ से इस रिएक्शन से एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि कुछ ना कुछ मास जो है वो गायब हो जाता है, डिसअपियर्ड हो जाता है। और वो मास कहाँ गया, उसको हमने क्या बोला कि ये जो मास है ये क्या करता है, अपने आप को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जो एनर्जी क्या होती है उसकी, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी, यानी इसको क्यू वैल्यू भी बोलते हैं। तो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये क्या होता है, क्यू वैल्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी किसी भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो एक बार आप ये नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। हमने इसकी क्यू वैल्यू देख ली है, क्या है, इसका डिसअपियर्ड मास है या फिर जो मास गायब हो गया है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये हमने देखा कि जो क्यू वैल्यू है वो इसकी मास से आई है, कि जो डिसअपियर्ड मास है वो कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो थ्योरी तो यही बोलती है ना, आइंस्टीन की थ्योरी की जो मास है वो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ से मैंने क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या लिख दिया, क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो डेल्टा एम, ये डेल्टा एम क्या है इस रिएक्शन से, ये क्या है, पेरेंट। ठीक है, और ये क्या है, डॉटर। तो मैंने ये चीज तो लिखी है, क्यू वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ से इसको देखो, जो ये एक बार ये देख दो, डेल्टा एम। अब डेल्टा एम क्या होता है, इसका जो पेरेंट का मास माइनस इसका मास डॉटर का और माइनस इसका मास। तो यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू आ गई। अब इसको क्यू में रखो, क्यू इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से क्यू वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से मास एक्स जेड ए माइनस मास ऑफ जेड माइनस टू वाई ए माइनस 4 एंड मास ऑफ 2He 4 मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा क्यू वैल्यू का फॉर्मूला बन गया कि अगर आपको किसी भी इक्वेशन में अगर आपको क्यू वैल्यूज निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं ये क्या है, एम इनिशियल माइनस एम फाइनल मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। एम इनिशियल से यहाँ पे क्या मतलब है, एम इनिशियल कौन होता है, इनिशियल मास कौन सा होता है, जो पेरेंट होता है। ठीक है, जो रिएक्शन में यहाँ प्रेजेंट रहता है। और एम फाइनल मास कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्शन ही तो है ये यहाँ पे। ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई, और ये क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाई, और ये जो एमिटेड अल्फा पार्टिकल है उसका मास। तो ये एम इनिशियल है और ये दोनों क्या है, एम फाइनल। तो मैंने यही तो लिखा है, क्यू वैल्यू इक्वल्स टू एम इनिशियल माइनस एम फाइनल मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। अब ये जो क्यू वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जब क्वेश्चंस में हम फाइंड करेंगे, क्यू वैल्यूज निकालेंगे, तो क्यू वैल्यूज दोनों तरीके से हो सकती है ना, ये पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। क्यू वैल्यू जब पॉजिटिव आती है तो उसका क्या मीनिंग होता है कि इस रिएक्शन से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, ये अपने एनर्जी जो इस रिएक्शन से कुछ ना कुछ रिलीज हो रही है। और क्यू वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, इसका मतलब एनर्जी है वो एनर्जी है ये एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। वहां से जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल रहेगा, उसको कुछ ना कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो ये क्या हो गया यहाँ से कि कुछ ना कुछ हमें एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। वो इसकी हम क्या बोलेंगे, इसकी थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, द मिनिमम amount of energy required to start the reaction is known as its threshold kinetic energy। तो आगे चल के इस पे कल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इसकी थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे निकालेंगे, तो इसकी एक सेपरेट वीडियो है। तो यहाँ से इसको क्या बोला मैंने, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी। थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी यानी इसकी जो डेफिनेशन क्या होगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। क्यू वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो आप समझ जाना कि हमें एनर्जी एडअप करनी पड़ेगी उस रिएक्शन को चालू करने से पहले। एनर्जी है जो रिएक्शन है वो रेस्ट पे रहेगी और हमें कुछ ना कुछ एनर्जी आगे से देनी होगी ताकि उस रिएक्शन को हम स्टार्ट कर सकें। यही मतलब होता है क्यू वैल्यू के नेगेटिव होने का। और जब क्यू वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब क्या होता है,
एनर्जी वहां से उस रिएक्शन से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, ये आ गया क्यू वैल्यू का कॉन्सेप्ट। तो इस क्यू वैल्यू से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि किसी भी रिएक्शन के लिए क्यू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्यू वैल्यू को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, ये क्या है, फाइंड इट्स क्यू वैल्यू। इसमें क्यू वैल्यू कुछ है, इसमें बता रखा है कि जो रेडियम है वो डीके हो रहा है रेनॉन में और साथ साथ में 2He4 अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहा है। तो इसमें हमें क्यू वैल्यू बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें या तो उसके मासेस गिवन रहेंगे, ठीक है, ये जैसे इसके जो एटॉमिक मासेस है वो AMU में दे रखे हैं, इसके जो मासेस है वो गिवन है, या फिर हमको इसका जो मास है यही रखने हैं। ठीक है, अगर इस टाइप से मास गिवन ना हो तो हमें इसके जो रियल जो एक्चुअल मासेस हमें वो लेने हैं क्यू वैल्यू निकालने के लिए। अगर मासेस गिवन है तो हमें ये लेना है। अगर ये AMU में है तो यहाँ से 1 AMU इक्वल्स टू हम जानते हैं कितना होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें लास्ट में रखना है जब इसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से देखो क्यू वैल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। जो डेल्टा एम होता है वो क्या पढ़ा था, एम इनिशियल माइनस एम फाइनल। ठीक है, और इनटू में सी स्क्वायर। ये एम इनिशियल यहाँ पे क्या है, मास ऑफ पेरेंट। ठीक है, अब यहाँ से रखो पेरेंट कौन सा है यहाँ पे इनमें से, यानी मास ऑफ रेडियम माइनस मास ऑफ Rn माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। ये हमारा जो एक डेल्टा एम हो गया, ये कि डेल्टा एम क्या है, जो डिफेक्टिव मास था यानी जो डिसअपियर्ड मास था वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था, हमने वो इसमें अंदर वैल्यूज पुट करी है। अब रेडियम का मास देखो यहाँ से 226.0254 AMU में दे रखा है। एक बार इसको AMU में चलने दो, ठीक है, इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे हम एनर्जी में। 222.01758 माइनस 4.002603। ठीक है, ये क्या है, AMU में है। अब इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है क्योंकि जो Q वैल्यू है वो एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है, उसको एनर्जी बोलते हैं। तो 1 AMU इक्वल्स टू 931.5 MeV बाय सी स्क्वायर, और इधर भी मल्टीप्लाई में क्या है, सी स्क्वायर ये वाला। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, अब ये जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो मुझे पता है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 4.87। ठीक है, 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई ना यहाँ से एनर्जी में। ठीक है, तो Q वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा। Q वैल्यू में कुछ मासेस गिवन रहेंगे, m इनिशियल माइनस m फाइनल मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर करेंगे। यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि Q वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। Q वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज हो रही है। अगर Q वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आती तो इसका क्या मतलब होता, Q वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ एडिशनल एनर्जी देनी पड़ेगी खुद की तरफ से। ठीक है, ताकि ये रिएक्शन जो है वो आगे चल सके, आगे बढ़ सके। तो ये Q वैल्यू का क्वेश्चन है। Q वैल्यू हमें ऐसे ही निकालना है कि m इनिशियल माइनस m फाइनल करके। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। आप एक बार ध्यान रहे आपको कि ये जो चीजें हैं हम ओनली किसके लिए पढ़ रहे हैं, CSIR नेट प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, हम इसकी थ्योरी में नहीं घुस रहे हैं। हमको क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट्स कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है Q वैल्यू देखने के बाद अल्फा डीके की पहले हमने थ्योरी देख ली, फिर कैसे क्या एमिशन होता है, अल्फा डीके क्यों होता है वो भी हमने देख लिया, फिर हमने देखा इसकी Q वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने देख लिया, उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लिया। नेक्स्ट हमारा इस अल्फा डीके के अंदर क्या है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि कोई जो ये मास कोई भी ये न्यूक्लियाई है जिसका Z नंबर A है, जिसका मास नंबर A है, ये क्या कर रहा है, डीके कर रहा है किसी भी अनदर Z-2A-4 प्लस और साथ में 2He4 का क्या कर रहा है, एमिशन है। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है ये जो एमिट हो रहा है ये क्या हो रहा है, इसकी भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ना। ठीक है, ये भी तो कुछ एनर्जी लेके जाएगा, तो वो क्या होगी, इसकी डिसइंटीग्रेशन होगी अल्फा पार्टिकल्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका हम डायरेक्टली फॉर्मूला देख रहे हैं और इसके जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो आपने एमएससी में भी किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आपको वो डेरिवेशन मिल जाएगा, लेकिन हम डेरिवेशन ना देख के इसका डायरेक्टली फॉर्मूला देख रहे हैं ताकि हम न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे इस पे बेस्ड वो अटेम्प्ट कर पाए। तो के अल्फा से डिनोट करते हैं इसको, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, के अल्फा से, और वो क्या होती है, Q वैल्यू मल्टीप्लाई बाय A-4 डिवाइड बाय A। ठीक है, इसको याद करने के लिए सिंपल आप ये याद कर लीजिए
कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी में अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो आप ये ध्यान रखना है आपको कि अल्फा डीके में क्या होता है, मास नंबर में 4 की कमी आती है, एक्चुअल मास से उसके मास नंबर में 4 की कमी आना, ठीक है। तो वो क्या होता है, अल्फा डीके। तो आप यहाँ से देखो एक्चुअल मास में से 4 की कमी आना, ठीक है। एक्चुअल मास क्या है, ए है, और इसमें जो 4 की कमी आ रही है वो A-4, यानी A-4 इसके ऊपर होगा और इसके न्यूमरेटर में क्या होगा, A-4 होगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा, इसका एक्चुअल मास, और मल्टीप्लाई बाय क्यू वैल्यू, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला बन गया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का। तो ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है अल्फा डीके का, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अल्फा डीके में कहां से क्वेश्चन आता है, मेनली जैसे हमने देखा था बीटा डीके में क्वेश्चन आते हैं उसके सिलेक्शन रूल्स से, ठीक है। गामा डीके में क्वेश्चन आते हैं उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मल्टीपोल से क्वेश्चन आते हैं। तो अल्फा डीके में कहां से क्वेश्चन आता है, अल्फा डीके में क्वेश्चन आता है इसकी क्यू वैल्यू से, किसी भी न्यूक्लियर की क्यू वैल्यू निकालना, वहां से क्वेश्चन आता है। और सेकंड जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी ये जो फॉर्मूला है, ये स्टार मार्क फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से बेस्ड हम गेट की जो 2023 में भी क्वेश्चन आया, गेट 2022 में भी क्वेश्चन आया, यानी हर बार गेट में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले से, जो कि क्या है, के अल्फा इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई बाय A-4 डिवाइड बाय ए। ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है अल्फा डीके का। फिर जो नेक्स्ट इसके अंदर 2-3 ही फॉर्मूले हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो वो है, वहां से आता है जिसके हम कल क्लास लेंगे, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आता है। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी बोलते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आपको ये बोले कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी पूछा है तो हम इसकी अगर आपसे पूछे कभी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसके दोनों नाम है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो ये दोनों इसी के नाम है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल या फिर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को समझने के लिए हमने वो लिया है न्यूमेरिकल। तो इसमें क्या फाइंड करना है अपने को, काइनेटिक एनर्जी यानी के अल्फा ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल से। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, हमने फॉर्मूला क्या देखा है, के अल्फा इक्वल्स टू क्यू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय A-4 डिवाइड बाय ए, यहां से हमने ये देखा है, ठीक है। अब ये क्यू वैल्यू जो है, ये जो पहले वाला ही क्वेश्चन है, इससे पहले हमने क्यू वैल्यू निकाली थी ना इस क्वेश्चन के लिए, तो क्यू वैल्यू ये वॉल वाला क्वेश्चन है, तो क्यू वैल्यू इसके लिए हमने क्या निकाली थी, 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय इसका जो मास नंबर है वो कितना है, एक्चुअल मैंने क्या बोला था कि जो एक्चुअल मास में से अल्फा पार्टिकल में 4 की कमी आना, ठीक है। एक्चुअल मास इसका कितना है, 226 है ना, तो 226 में से 4 की कमी कर दो और एक्चुअल मास कितना है, 226। तो यहाँ के अल्फा इतना हो जाएगा 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना बन गया, 222 डिवाइड बाय 226। तो ये क्या आ गया यहाँ से, ये कितना बन गया, मैंने निकाला हुआ है, ये कितना हो गया, ये 4.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स की कितनी आ गई, 4.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फॉर्मूला लगा के हमने क्या निकालना है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल भी यही होती है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल भी यही होती है। तो ये जो फॉर्मूला है ये मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आरपीएससी में भी आते हैं, सेट में भी आते हैं, नेट में भी आते हैं और गेट में भी आते हैं। तो अल्फा पार्टिकल से अगर कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है तो वो यही फॉर्मूला है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, क्यू वैल्यूज को फाइंड करना, ठीक है। तो ये हमने इसका डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल से इसका न्यूमेरिकल देख लिया, के अल्फा कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके अंदर एक और है, रिकॉइलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियाई, चलो वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉलिंग डॉटर न्यूक्लियाई। हमने क्या पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पढ़ लिया, और अब ये जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉलिंग डॉटर न्यूक्लियाई। ये हमने अल्फा पार्टिकल की मेन इक्वेशन ले ली। इसमें क्या हो रहा है, एक हैवी न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहा है और साथ में इसका जो लाइटर मास पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट हो रहा है और इसकी क्या है, अल्फा पार्टिकल का एमिशन कर रहा है। अब जो क्यू वैल्यू, इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, उसको हमने क्यू वैल्यू से डिनोट किया है। वो जो ये जो पेरेंट है, ये दोनों
यानी इसकी जो एनर्जी है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये दोनों कौन से हैं, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग डोटर न्यूक्लियाई, इसको आप KD लिख दो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग डोटर न्यूक्लियाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस हमने देखा कि ये दो में सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और सॉरी ये क्या है, एक न्यूक्लियाई है, ये इसमें डिसइंटीग्रेट हो रहा है, साथ में ये पार्टिकल बाहर निकल रहा है। तो ये दोनों क्या है, ये जो प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है वो दोनों कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो देखिए। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, जो हमने क्या सीखी थी इस फॉर्मूले से, Q मल्टीप्लाई बाय A-4 डिवाइड बाय A। यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ या फिर डिसइंटीग्रेट एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल लेंगे। और ये जो क्या है, ये है डोटर न्यूक्लियाई। तो ये जो Q वैल्यू है प्रोडक्ट की, वो दोनों जो Q वैल्यू है प्रोडक्ट की, वो कैसे दोनों में डिवाइड हो रही है, इसकी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में और इसकी डोटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। ये तो हमने इससे निकालना सीख लिया। अब हम देखेंगे कि जो डोटर न्यूक्लियाई है उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग डोटर न्यूक्लियाई, ठीक है, वो कैसे निकलेगी, Q वैल्यू में से अगर हम इसकी अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग डोटर न्यूक्लियाई। तो इसके अंदर अल्फा डीके के अंदर दो मेन फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से, काइनेटिक एनर्जी या फिर डिसइंटीग्रेट एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और एक ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग डोटर न्यूक्लियाई। ये मैंने कैसे पढ़ा कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी दो फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक तो इसकी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में, और एक ये क्या है, इसकी डोटर न्यूक्लियाई की एनर्जी में। तो ये तो हमने निकालना सीख लिया, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में हमारे पास क्या होता है, इस डोटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता है, वो कैसे निकलती है, ये जो Q वैल्यू है इसके अंदर से ये काइनेटिक अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को तो एक रिकॉइलिंग डोटर न्यूक्लियाई की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, Q वैल्यू में से इसके अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से हमारे क्या निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग डोटर न्यूक्लियाई। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें ये पूछा होता है, या फिर कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भी आता है, तो या फिर इसकी लैंग्वेज चेंज करके हमें बोल देता है कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकालना है। तो उसका मतलब हमें समझ जाना है कि वो हमसे K अल्फा पूछ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगा के हम उसकी K अल्फा निकाल लेंगे। जब हमसे पूछे कि रिकॉइलिंग डोटर न्यूक्लियाई, या आपको ये डोटर वर्ड दिख जाए ना, डोटर न्यूक्लियाई, तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको समझ जाना है कि जो प्रोडक्ट में जो डोटर न्यूक्लियाई बन रहा है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, Q वैल्यू में से इसकी अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करके। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली गेट और नेट में ज्यादा पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में तो फिर भी इसके यहाँ तक ही पूछता है। तो ये जो क्वेश्चन है डोटर न्यूक्लियाई वाला काइनेटिक एनर्जी, ये गेट में पूछा जाता है, या फिर जेस्ट में पूछा जाता है, या नेट में पूछा जाता है। तो चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ताकि आपको ये इन दोनों में डिफरेंस मालूम हो जाए कि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे पूछता है, और रिकॉइलिंग डोटर न्यूक्लियाई की जो काइनेटिक एनर्जी वो किस फॉर्म में पूछता है। हमारा क्वेश्चन है गेट का, ये कोई PYQ है। A nucleus of mass M228 AMU initially at rest undergoes of alpha decays. If the alpha particle emitted has a kinetic energy 4 mega electron volt, what is the kinetic energy of recoiling total nucleus? तो इसके अंदर हमें क्या बता रखा है कि कोई भी एक न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक मास कितना है 228 है, वो क्या कर रहा है, अल्फा डिके से क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, और उसके अंदर हमें क्या बता रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है, वो कितनी है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग डोटर न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो हमने बोला था ना कि ये जो दो फॉर्मूलाज हैं, ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं अल्फा डीके से। अब देख लो गेट के अंदर किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली पूछ रखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग डोटर न्यूक्लियस। तो ये इक्वेशन ले ली हमने, ये क्या है, अल्फा डीके से डिके हो रहा है, साथ में क्या निकाल रहा है, एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन कर रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Q वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो Q वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें M इनिशियल माइनस M फाइनल करते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय C²। लेकिन यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला तो हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, 0 कैसे आ जाएगा, देखो 228 माइनस 224 करो और ये 4 करो, यहाँ से इसके मासेज हमें AMU में नहीं गिवन है, इसके जो मासेज है वो हमें
एटॉमिक मास में गिवन है, तो यहाँ से हम क्यू वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ये क्या आएगी, 0 आएगी यहाँ से। तो ये फॉर्मूला तो हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है क्यू, ये क्या है, क्यू वैल्यू, ये किस के अल्फा प्लस के डी इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पीछे भी बताया कि ये जो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, ठीक है, ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस की जो एनर्जी है वो किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसकी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में प्लस इसकी डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी में। अब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, वो कितनी है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें किसकी निकालनी है, इस डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो इस डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे निकालेंगे, इसकी क्यू वैल्यू में से इसकी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग गया ये फॉर्मूला हम क्यों नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप रहने दो, हम किससे निकालेंगे, ये के अल्फा इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई बाय ए माइनस 4 डिवाइड बाय क्या होता है, ए होता है। ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है ना, ये किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स या फिर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना दे रखा है हमें, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, ठीक है। और ये क्यू वैल्यू है हमें निकालनी है, ठीक है। मास इसका कितना है, 228 में से 4 कम करो कितना आ गया, 224 आ गया, डिवाइड बाय 228 यहाँ से, ठीक है। अब ये हमें गिवन है तो क्यू वैल्यू कितना आ गया, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 228 डिवाइड बाय 224। यहाँ से हमारी जो क्यू वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, कैलकुलेशन से क्यू वैल्यू आ जाएगी हमारी 4.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमने इसकी क्यू वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्यू वैल्यू भी निकाल ली और अब हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो कितनी दे रखी है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से डायरेक्टली इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देंगे हम दोनों की, तो हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग डॉटर न्यूक्लियाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर पुट करो ये सभी वैल्यूज, तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद, ठीक है, केडी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था, केडी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। क्यू वैल्यू में से के अल्फा को माइनस करेंगे, क्यू वैल्यू कितनी आई है 4.08, और जो के अल्फा यानी काइनेटिक एनर्जी या फिर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल वो कितना है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई क्या आ गया 0.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई हमारी, ठीक है। तो ऐसे हमको क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग डॉटर न्यूक्लियाई निकालना है। तो इस तरीके की काफी सारे क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट्स, प्रॉब्लम्स या फिर प्रॉब्लम शीट्स में मिल जाएंगे, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग डॉटर न्यूक्लियाई निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसकी ये पता होना चाहिए उसकी क्यू वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर क्यू वैल्यूज निकलने के बाद हमें देखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल वो निकालनी होती है किस फॉर्मूले से, के अल्फा इक्वल्स टू क्यू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ए माइनस 4 डिवाइड बाय ए, ठीक है। यहाँ से हम देखने के बाद हमारा क्या निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये जो कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हमने इस कॉन्सेप्ट पे देख लिए हैं, ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे और रिकॉइलिंग डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो इस अल्फा डीके के अंदर हमने मेन चीजें देख ली है, क्यू वैल्यूज निकालना देख लिया है, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया, इसकी रिकॉइलिंग डॉटर न्यूक्लियाई कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया। अब क्या बचा है, अब इसके अंदर एक चीज बची है, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और इसकी जो पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन पावर है वो कितनी होती है वो हमें देखनी है। तो वो हम देखेंगे इसके कल के क्लास के बाद। और फिर इसके अंदर कुछ इसके पीवाईक्यूज बचे हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, हम इसकी जो पीवाईक्यूज है जब हम गेट सीरीज स्टार्ट करेंगे, गेट की पीवाईक्यूज शुरू करेंगे 2000 से लेके 2024 तक के, उस टाइम हम इसके साथ में देख लेंगे, या फिर इस टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यूज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से मैं आपको वो सब करवा दूंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।